हेलो फ्रेंड्स एंड मेडियो स्टूडेंट, इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस, जिसका कि सब्जेक्ट कोड है BP 701 टी। अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं या इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी, और अगर आप रिसर्च वर्क के बारे में बात करते हैं तो उस कंडीशन में भी जो हमारा एनालिसिस है वो काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या जो हमारी है एक तरह से डोजेज फॉर्म है, ड्रग सैंपल है, उसके अगर हमें पैरामीटर्स को चेक करना होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा है एनालिसिस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं तो जो हमारी एनालिसिस है वो क्वांटिटेटिवली भी हो सकती है और क्वालिटेटिवली भी हो सकती है। मीन्स जो हमारा ड्रग का सैंपल है उसमें जो हमारी वो ड्रग है उसकी क्वालिटी क्या है उसको भी टेस्ट करने के लिए हम लोग हमारे एनालिटिकल मेथड्स को यूज करते हैं, और उसके अंदर जो हमारा सब्सटेंस है उसकी क्वांटिटी क्या है उसको भी चेक करने के लिए हम लोग काफ़ी सारे एनालिटिकल मेथड्स को यूज करते हैं। तो अगर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ एनालिसिस के बारे में तो इसको हम लोग सबसे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं। तो इसके अगर क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है दैट इज बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसकी क्या एक तरह से मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज है उसकी अगर हम जो है एनालिसिस करते हैं तो उसके बेसिस पे जो हमारे एनालिटिकल मेथड्स हैं उनको हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी अलग अलग रेडिएशंस होती हैं जब उसको हम अपने सैंपल के ऊपर अप्लाई करते हैं तो हमारे एक तरह से कुछ जो सब्सटेंस हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ उसको एक तरह से इमिट करते हैं, स्कैटर्ड भी वो कर सकते हैं, रिफ्रैक्ट भी करते हैं, डिफ्रैक्शन भी देखने को प्राप्त होता है, और वो रेडिएशन को रोटेट भी वो कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारे एक तरह से वो ड्रग वो सब्सटेंस हैं वो उनकी जो होती है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है, या हम उसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करते हैं तो वो उसके साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो भी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, और उसके बेसिस पे भी हम अपने सब्सटेंस की एनालिसिस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो जो हमारा इसमें है एक तरह से पहला क्लासिफिकेशन है दैट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। तो इस कंडीशन में अगर इसके हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी एक तरह से यूज करते हैं। उसमें हमारा एक्सरे है, यूवी है, विजिबल है और इंफ्रारेड होता है। उसके बाद जो हमारा अगला मेथड है दैट इज कॉल्ड द कलरीवोमेट्री। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। जो हमारा होता है NMR होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन वो रिजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये हमारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा है दूसरा क्लास दैट इज द इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो हमारी एक तरह से वो रेडिएशन है उसको जो हमारा सब्सटेंस का सैंपल है वो उसको किस तरह से इमिट करता है उसके बेसिस पे भी हम अपने सब्सटेंस को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारे मेथड्स हैं वो क्या है, द इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम, फोटोमेट्री, वो रेडियो केमिकल मेथड्स एंड फ्लोरेसेंस। ये हमारे ऐसे मेथड हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द इमिशन ऑफ द रेडिएशन। उसके बाद में हमारा अगला है दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन। अगर जो हमारा एक तरह से वो सैंपल है वो हमारी रेडिएशन को स्कैटर्ड एक तरह से कर रहा है, मतलब फैला रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है इस प्रॉपर्टी को यूज करके अपने सब्सटेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला मेथड है दैट इज कॉल्ड द वो टर्बोमेट्री। उसके बाद में है हमारा वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी और वो नेफ्लोमेट्री। ये हमारे ऐसे मेथड्स हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द स्कैटरिंग ऑफ द रेडिएशन। उसके बाद में है रिफ्रैक्शन ऑफ द वो रेडिएशन। कुछ हमारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो कि हमारी रेडिएशन को रिफ्रैक्ट कर देते हैं। उसको एक तरह से हम जो है वो रिफ्रैक्शन की बात करें तो अगर वो एक प्लेन पे आके गिरते हैं, एक सब्सटेंस पे आके वो गिरते हैं तो वो अपोजिट वो डायरेक्शन में सेम एंगल के साथ में अगर वो रिफ्रैक्ट हो रहे हैं तो इस कैरेक्टरिस्टिक को भी हम लोग यूज करते हैं अपने जो हमारा सैंपल है उसकी एनालिसिस के लिए। इसमें जो हमारा है मेथड दैट इज द रिफ्रैक्टोमेट्री और ये है हमारा इंटरफेरोमेट्री। तो ये दो हमारे ऐसे मेथड हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ द
रेडिएशन। उसके बाद में है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन, जो भी हमारी रेडिएशन है उसको जो हमारा सैंपल है वो किस तरह से डिफ्रैक्ट कर रहा है। लाइक अगर हम बात करते हैं एक्सरे की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम अपने हाथ पैर या वो चेस्ट का एक्सरे लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी एक्सरे की रेडिएशन होती है वो जब हमारी बोन के कांटेक्ट में आती हैं तो वो उसको क्रॉस एक तरह से वो नहीं कर पाती हैं। इस कंडीशन में जो हमारी होती है आसपास की एक तरह से मसल्स है वहां से तो वो रेज क्रॉस हो जाती हैं, बट जो हमारी बोन है वो उसको वहां पे डिफ्रैक्ट कर देता है, एक तरह से वो रोक देता है या उसके एंगल को चेंज कर देता है। तो वो जिसके कारण कि जो हमारी एक्सरे की प्लेट होती है वहां पे हमें जो हमारी बोन है उस प्लेस पे हमें वो रेडिएशन देखने को प्राप्त नहीं होती है और आसानी से हम अपने फ्रैक्चर वगैरह वहां पे देख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं। ये है हमारा डिफ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन। इसके एग्जांपल हैं हमारे एक्सरे है और जो दूसरा है दैट इज द इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन मेथड। ये दो हमारे ऐसे मेथड हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द डिफ्रैक्शन ऑफ द रेडिएशन। उसके बाद अगला है हमारा दैट इज द रोटेशन ऑफ द रेडिएशन। अगर कोई सब्सटेंस हमारा एक तरह से जो हमारे ड्रग का सैंपल है वो हमारे रेडिएशन को रोटेट कर दे रहा है, उसके एंगल को चेंज कर दे रहा है, तो उस कंडीशन में भी वो भी उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है और इसके बेसिस पे भी हम अपने सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल है हमारा द पोलरोमेट्री, ऑप्टिकल, रोटेटरी, डिस्पर्सन एंड सर्कुलर डिस्क्रोइज्म। ये हमारे तीन ऐसे मेथड हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द रोटेशन ऑफ द रेडिएशन। उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर। तो इसमें जो हमारा है पहला क्लासिफिकेशन वो है हमारा द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। जो भी हमारा वो सब्सटेंस है उसका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है उस बेसिस पे भी हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं जो पोटेंशियोमेट्री को यूज करते हैं और क्रोनो पोटेंशियोमेट्री को हम लोग यूज करते हैं। ये दो हमारे ऐसे मेथड है दैट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। उसके बाद हमारा अगला है दैट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इसमें हमारा आता है कंडक्टिविटी। तो जो भी हमारा ड्रग सब्सटेंस है उसका जो सैंपल है वो किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है उसके बेसिस पे भी हम उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला मेथड है दैट इज द इलेक्ट्रिकल करंट। इसमें हमारा आता है द वो पोलरोग्राफी आता है और हमारा आता है एम्पेरोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये हमारे ऐसे मेथड हैं जो कि बेस्ड होते हैं ऑन द इलेक्ट्रिकल करंट मेथड के ऊपर या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। अगला है हमारा द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें है हमारा वो कोलोमेट्री है, यहाँ पे ये यू है COULOMETRY, ये हमारा है वो कोलोमेट्री और जो ये जो है प्रिंसिपल पे काम करता है ऑन द क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमारा अगला टाइप है दैट इज द मास टू चार्ज रेशियो, जिसको हम लोग मास स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसका एक एग्जांपल है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके भी हम अपने सैंपल की एनालिसिस आसानी से कर सकते हैं। और अंतिम है हमारा दैट इज द थर्मल प्रॉपर्टी। जो भी हमारा सब्सटेंस है उसकी थर्मल प्रॉपर्टी क्या है उसके बेसिस पे भी हम उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी को एनालाइज कर सकते हैं। इसमें हमारा आता है थर्मल कंडक्टिविटी आता है और एंथैल्पी मेथड हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और ये दो ऐसे मेथड हैं जो कि हमारे थर्मल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अगर हम आपके सिलेबस के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग में ही है आपका यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो इसके पहले हमें रेडिएशन के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो हमारी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है उसके बारे में हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारी वो रेडिएशन होती हैं ये एक प्रकार की रे होती हैं जो कि एक डायरेक्शन में मूव करती हैं। अगर इसके एग्जाम्पल को हम लोग लें तो जो हमारी सनलाइट होती है या लाइट होती है ये एक क्लासिकल एग्जाम्पल है हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। तो सबसे पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड थ्रू ए स्पेस एट एन इनॉर्मस वेलोसिटी। तो जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो क्या होती हैं, ये एक प्रकार की एनर्जी होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं, ट्रैवल करती हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्पेस में जो है ट्रैवल करती हैं विद द इनॉर्मस या इसको हम लोग लार्ज भी कह सकते हैं वेलोसिटी के साथ में, एक काफी रफ्तार के साथ में ये
मूव करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी होती है सनलाइट होती है उसकी स्पीड काफ़ी तेज होती है, बट उसको भी ट्रैवल करने में एक तरह से सन से अर्थ तक आने में कुछ टाइम लगता है, और ये एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू ये मूव करती हैं, या इनको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो इनको कोई भी सपोर्टिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इनको किसी भी ऐसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं होती है जिससे कि ये ट्रैवल एक तरह से कर सकें। लाइक अगर हम बात करते हैं कि कोई हमारा है एक तरह से परफ्यूम है, अगर उसको हमें फैलाना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, हमें वहाँ पे एयर ब्लो करने की आवश्यकता होगी। उसी कंडीशन में जो हमारे हैं एक तरह से परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पूरे इन्वायरमेंट में फैलेंगे। बट अगर हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो इनको कोई भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक तरह से हम बात करें तो जो हमारा वैक्यूम है जहाँ पे एयर नहीं होती है वहाँ पे ये रेडली पास होते हैं, तेजी से पास होते हैं। बट अगर इनको हम एयर में पास करते हैं तो इनकी जो है वेलोसिटी वो वहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाती है। तो अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दे डोंट रिक्वायर एनी सपोर्टिंग मीडियम। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो हमारे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं इनके अंदर हमें डुअल नेचर देखने को प्राप्त होता है। दो नेचर हमें इसके अंदर देखने को प्राप्त होते हैं। पहला हमारा नेचर है दैट इज द वेव कैरेक्टरिस्टिक, या इसको हम लोग वेव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, और दूसरा है हमारा पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है तो जब भी हम रेडिएशन के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये वेव के रूप में मूव करती हैं। लाइक कुछ जो है इस तरह से ये वहाँ पे मूव करती हैं। और जो हमारे हैं एक तरह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो एनर्जी होती है वो हमारे उसके अंदर पार्टिकल के रूप में हमें देखने को प्राप्त होती है। तो अगर हम एक तरह से बात करते हैं वेव कैरेक्टरिस्टिक की तो इस प्लेस पे हम जो हमारे एक तरह से रेडिएशन है उनके मूवमेंट के बारे में अधिकतर हम बात करते हैं, और अगर हम एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो उसको हम लोग पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक से डिफाइन करते हैं। लाइक अगर एग्जांपल लें कि जो हमारी जो एक तरह से हमारी होती है सनलाइट होती है उसके अंदर जो हमारे होते हैं हम कह सकते हैं एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको हम लोग फोटॉन्स कहते हैं। तो उसके रूप में जो हमारा है सन वहां से जो रेडिएशन आती है उसके साथ में हमें एनर्जी भी देखने को प्राप्त होती है। तो जो हमारी रेडिएशन आ रही है उसका जो मूवमेंट है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग वेव कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं, और उसके अंदर जो एनर्जी है उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक को यूज करते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को इनका जो डुअल नेचर का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है इज एन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड एसोसिएटेड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड इन द स्पेस। तो जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर हमें दो फोर्स फील्ड देखने को प्राप्त होते हैं। पहला है हमारा दैट इज द अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिकल, और दूसरा है एसोसिएटेड मैग्नेटिक फोर्स फील्ड हमें उनके अंदर देखने को प्राप्त होता है। वो सो हैव एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इसके कारण इसके अंदर एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट भी होता है और एक मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है। तो अगर हम इसके नाम पे आते हैं तो इस प्लेस पे हम देखें तो इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब एक कंपोनेंट है हमारा इलेक्ट्रो और दूसरा कंपोनेंट है मैग्नेटिक। तो यहाँ पे जो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है अगर हम उसके वेव के बारे में बात करते हैं तो उनके हमें दो कंपोनेंट देखने को प्राप्त होते हैं और इनसे ही हम उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम लोग आगे और अच्छे से बात करेंगे जब हम लोग डायग्राम पे आएंगे। तो इसके आगे देख लेते हैं, द टू कंपोनेंट ऑसिलेट इन द प्लेन ऑफ द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये जो हमारे वो दोनों कंपोनेंट है ये ऑसिलेट करते हैं, जो हमारा है प्लेन उसके जो है परपेंडिकुलर ये ऑसिलेट करते हैं। मतलब कुछ इस तरह से इनका मूवमेंट होता है, ऊपर नीचे की तरह ये मूव करते हैं एज ए वेव। जैसे आपने मतलब पानी की वेव देखी होंगी तो वो ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, ऊपर जाती हैं नीचे आती हैं, उस तरह से ये ऑसिलेट करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये ऑसिलेट करते हैं हमारे प्लेन में।
तो अब हम लोग डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम से कुछ आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसका एक 3 डायमेंशनल डायग्राम बनाने की कोशिश किया है। ये हमारा है एक्स एक्सिस, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये है हमारा वाई एक्सिस और ये है हमारा जेड एक्सिस। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारी रेडिएशन है वो एक ऑसिलेटिंग इनके अंदर मूवमेंट होता है और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर यहाँ पे मूव करती हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि ये जो हमारा ऊपर का कंपोनेंट है इसको हम बोलते हैं द एडजेसेंट क्रिस्ट बोलते हैं और जो हमारा नीचे का कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड द ट्रोज। तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारे हैं वेव, उनका जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो वेव की तरह मूव करती हैं। तो वेव का मतलब हो गया इस तरह से ये यहाँ पे मूव कर रही हैं। इस प्लेस पे अगर हम देखें तो ये जो हमारा ऊपर का है इसको हम लोग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट कहते हैं और जो ये हमारा नीचे है इसको हम लोग मैग्नेटिक कंपोनेंट यहाँ पे बोलते हैं। और ये हमारा है एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन में जो हमारी वेव है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसको हम लोग यहाँ पे एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारा होता है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है या इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है वो हमारी वेव को आगे की ओर मूव कराने में काफ़ी हेल्प करता है और जो हमारा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है वो उसको एक पर्टिकुलर दायरे के अंदर मूव कराने का काम करता है। मीन्स ये स्कैटर्ड ना हो, ये एक तरह से फैले नहीं, एक पर्टिकुलर दायरे में ये यहाँ पे मूव करें, उसके लिए हमारा मैग्नेटिक कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल होता है और जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ये इसको आगे की ओर मूव कराने का काम करता है। तो आसान तरीके से कहें कि जो हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है और जो हमारा है मैग्नेटिक कंपोनेंट, ये हमारी जो वेव है उनको एक स्ट्रेट लाइन में हम कह सकते हैं या स्ट्रेट डायरेक्शन में फास्टली मूव कराने के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पे जो हमारी होती हैं अलग अलग वेव्स हैं, जो हमारी दो एडजेसेंट यहाँ पे वेव्स होती हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को कुछ क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।